बहुत बार ऐसा होता है हम घंटों पढ़ते हैं और फिर लगता है जैसे कुछ याद ही नहीं रहा, या फिर वो कल कर लेंगे वाली टाल मटोल। आज हम इसी तरह की जो आम मुश्किलें हैं ना, उनसे निपटने के लिए कुछ ठोस तरीकों पर बात कर रहे हैं। हमें एक गाइड से ये जानकारी मिली है, ये खास तौर पर छात्रों की मदद के लिए है, ताकि पढ़ाई का बोझ थोड़ा कम लगे, सीखना आसान हो जाए। तो देखते हैं इसमें क्या है हमारे लिए। बिल्कुल। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा आइडिया ये है कि पढ़ाई के जो पुराने तरीके हैं, मतलब बस पढ़ते जाना, उनको छोड़कर नए सक्रिय तरीके अपनाएं, ज्यादा असरदार तरीके। ये गाइड सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि इस पर ज्यादा जोर है कि क्यों और कैसे करना है, ताकि सीखने की पूरी प्रक्रिया ही बेहतर हो जाए। असल में सारी बात यही है। हाँ, वो घंटों पढ़ने के बाद सब भूल जाने वाली बात तो बहुत ही आम है। लगता है सारी मेहनत पानी में चली गई। यहीं पर शायद वो एक्टिव रिकॉल यानी सक्रिय स्मरण काम आता है ना। गाइड में भी यही है कि सिर्फ किताब को बार बार पढ़ने से अच्छा है कि आप खुद से सवाल पूछें। जैसे कोई चैप्टर पढ़ा तो बिना देखे याद करने की कोशिश की, या फ्लैश कार्ड इस्तेमाल किए। और ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये आपके दिमाग को ना जोर डालने पर मजबूर करता है जानकारी निकालने के लिए। जब हम खुद से सवाल पूछते हैं या बिना देखे याद करते हैं, तो दिमाग उस जानकारी को अलग तरह से प्रोसेस करता है। हाँ, वो ज्यादा पक्की तरह से याद होती है। फिर सिर्फ पढ़ते रहने से तो, जैसा आपने कहा, दिमाग अक्सर भटक जाता है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प तकनीक है फाइनमैन तकनीक। अच्छा, वो क्या है? इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अगर आप किसी चीज को बहुत आसान भाषा में किसी और को समझा नहीं सकते, तो समझिए कि आपने उसे खुद भी ठीक से नहीं समझा है। ये अपनी समझ को परखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब अपनी कमजोरी तुरंत पता चल जाती है। अच्छा, और वो कुछ मजेदार याद रखने के तरीके भी होते ना? जैसे बचपन में इंद्रधनुष के रंग याद करने के लिए वो क्या कहते हैं, विबग्योर, या ग्रहों के नाम। गाइड में शायद इनका भी जिक्र है, निमोनिक्स। हाँ बिल्कुल, निमोनिक्स। ये असल में जानकारी को किसी यादगार पैटर्न या कहानी या किसी तस्वीर से जोड़ने का तरीका है। हमारा दिमाग ऐसी जुड़ी हुई चीजों को आसानी से पकड़ लेता है, याद रख लेता है। इसी तरह की एक और तकनीक है चंकिंग। चंकिंग? हाँ, चंकिंग। जैसे हम लंबा सा फोन नंबर याद करते हैं 3-4 हिस्सों में तोड़कर, वैसे ही पढ़ाई में भी बड़ी या मुश्किल जानकारी को छोटे, समझने लायक हिस्सों में बांटकर याद करना। मान लीजिए इतिहास की किसी घटना के कई कारण हैं, तो उन्हें विषय के हिसाब से 2-3 ग्रुप में बांट लिया। याद रखना आसान हो जाता है। ये बात तो सही है। जानकारी याद रखना एक बात हो गई, पर कई बार तो वो पढ़ाई शुरू करना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है, वो टाल मटोल वाली आदत। इससे निपटने के लिए गाइड में पोमोडोरो तकनीक का जिक्र है। सुना तो है इसके बारे में मैंने, शायद 25 मिनट काम फिर 5 मिनट ब्रेक, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही। पोमोडोरो तकनीक देखने में बहुत सीधी है, पर असरदार बहुत है। 25 मिनट का एक छोटा सा लक्ष्य बनाना आसान लगता है ना? बिल्कुल। तो काम शुरू करने की हिचक कम हो जाती है, और वो 5 मिनट का ब्रेक एक इनाम जैसा लगता है। मोटिवेशन बना रहता है। बड़े मुश्किल लगने वाले काम को ऐसे छोटे हिस्सों में तोड़ने से डर कम हो जाता है। और ये इस बात से भी जुड़ता है कि हमें अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए, और हर पढ़ाई के सेशन के लिए ना स्मार्ट लक्ष्य बनाने चाहिए। स्मार्ट लक्ष्य मतलब? स्मार्ट यानी लक्ष्य स्पेसिफिक हो, स्पष्ट हो, मेजरेबल जैसे मापा जा सके, अचीवेबल मतलब हासिल करने लायक हो, रेलेवेंट यानी आपकी पढ़ाई से जुड़ा हो, और टाइम बाउंड मतलब उसकी एक समय सीमा हो। ये बातें भी गाइड में समझाई गई हैं। इससे फोकस बना रहता है। अच्छा, तो जैसे काम को हिस्सों में बांटना मददगार है, वैसे ही नोट्स को व्यवस्थित करना भी जरूरी होगा, है ना? अक्सर नोट्स इतने बिखरे भी होते कि बाद में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। क्या इसके लिए भी कोई खास तरीका है? हाँ, इसके लिए गाइड कॉर्नेल नोट टेकिंग विधि सुझाती है। कॉर्नेल नोट टेकिंग? जी, इसमें पेज को 3 हिस्सों में बांटते हैं। दाहिने तरफ जो मुख्य हिस्सा है, वहां आप क्लास के या पढ़ते समय के मेन नोट्स लिखते हैं। बाई तरफ एक पतली पट्टी होती है जहां आप खास शब्द, सवाल या संकेत क्यूज लिखते हैं। और पेज के बिल्कुल नीचे एक सेक्शन होता है जहां आप उस पूरे पेज का एक छोटा सा सारांश लिखते हैं। सुनने में तो काफी व्यवस्थित लग रहा है। हाँ है, और इसका असली फायदा बाद में होता है, रिवीजन के टाइम। जब आप दोहरा रहे होते हैं तो आप मुख्य नोट्स को छुपा सकते हैं और सिर्फ बाईं तरफ के संकेतों को देखकर खुद से सवाल पूछ सकते हैं। ये एक्टिव रिकॉल का एक रूप हो गया। इस तरह आपके नोट्स सिर्फ लिखी हुई जानकारी नहीं रह जाते, बल्कि याद करने और समझने का एक शक्तिशाली जरिया बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि असरदार पढ़ाई का मतलब
सिर्फ ज़्यादा घंटे लगाना नहीं है, बल्कि सही और क्या कहते हैं स्मार्ट तरीके अपनाना है। हमने एक्टिव रिकॉल, फाइनमैन तकनीक, पोमोडोरो, स्मार्ट लक्ष्य और कॉर्नल नोट्स जैसे कुछ अहम तरीकों पर बात की। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये आदतें हैं जिन्हें धीरे धीरे लगातार इस्तेमाल करके बनाना पड़ता है। गाइड भी यही सलाह देती है कि सारी तकनीकें एक साथ अपनाने की कोशिश ना करें। एक या दो चुनें जो आपको सबसे सही लगें आपकी ज़रूरत के हिसाब से, और उन्हें अपनी रूटीन में शामिल करने की कोशिश करें। धीरे धीरे वो आपकी पढ़ाई का हिस्सा बन जाएंगी। और यहाँ एक बात सोचने वाली है चलते चलते, ये जो तरीके हमने डिस्कस किए, जैसे सोच को व्यवस्थित करना, जानकारी को तोड़ना और जोड़ना, या खुद को परखना, क्या ये सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित है? जरा सोचिए, अगर अकादमिक दुनिया से बाहर निकलकर, मान लीजिए कोई नया हुनर सीखते समय या रोजमर्रा की जिंदगी में किसी मुश्किल समस्या को सुलझाते समय हम जानबूझकर इनमें से किसी एक तकनीक का इस्तेमाल करें, तो हमारे सोचने और सीखने के तरीके पर कितना गहरा असर पड़ सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।